नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। सितंबर का करंट अफेयर्स पूरी तरह से कवर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, या जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, या जो भी चीज़ें सुर्खियों में रही हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखते हुए चलेंगे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे सामान्य ज्ञान के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, या एग्ज़ाम में अगर आएंगी तो क्या फॉर्मेट उसका रह सकता है। तो ये सब हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। समीक्षा अधिकारी परीक्षा का आगाज़ हो चुका है। आप लोग फॉर्म भरने में व्यस्त हैं और जल्दी ही परीक्षा की भी डेट सुनिश्चित हो जाएगी। लगभग ये मान के चलिए कि जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी का फर्स्ट वीक, ये मोस्ट प्रोबेबल संभावना है करंट जो है इसके एग्ज़ाम होने की, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की। तो अभी भी मोटा मोटा 3 महीने का समय आपके पास है हाथ में। और इस 3 महीने में भी कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या हम आपका कोर्स के साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी जो है बहुत ही हार्ड रखनी पड़ेगी, यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा कुल मिलाकर। और जो 100 टॉपिक्स वाला मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी का, अगर आप उसको फॉलो करिए कोर्स से जुड़कर, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी अभी कहीं रुकने वाला नहीं, प्रीलिम्स हो जाएगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है, क्योंकि हमारा कंटेंट ही इस प्रकार का है। तो आप देख सकते हैं बहुत हमारे पास जो है सफल अभ्यर्थियों की बहुत लंबी चौड़ी सूची है। लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9506742546, इस पे आप RO लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए और कोर्स की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। कोर्स में बेसिकली वीडियो लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स तो अलग से है ही है, टेस्ट सीरीज है, साथ में PDF में नोट्स आपको दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो सब कुछ है, साथ में मेंस का भी साथ में एक इंटीग्रेटेड कोर्स आपको अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके पास हिंदी की ये बुक नहीं है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि हिंदी की हमारी ये बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक ऐसी है जिसको हम वन स्टॉप सोल्यूशन, या जिसको रामबाण कहते हैं मुहावरे और लोकोक्ति की भाषा में, बिल्कुल वही है। आप 8 से 10 किताबें पढ़ेंगे, कई सारी डिक्शनरीज को सम्मिलित करेंगे, तब जाके जितना कंटेंट आप पढ़ पाएंगे वो मुश्किल से 200 पन्नों के अंदर जो है ये बुक में हमारे दिया गया है। क्योंकि इस किताब को बनाया भी गया है, 154 पेज है, 200 पन्ने भी नहीं है। और अभी अगर आप एग्ज़ाम के पहले तक 2-3-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो 55 प्लस की जो मैं बात करता हूँ ये निश्चित रूप से बिल्कुल 7 ढिलच है। 55 प्लस तो इसमें गारंटी है कि आपके आ जाएंगे, अगर इस बुक को आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से एग्ज़ाम के पहले तक। इससे बाहर नहीं जाना है। 2021 में भी जो है इससे 59 क्वेश्चंस आए थे और हमने दिखाया था कि कहाँ कहाँ से भी आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का करंट अफेयर्स का बिंदु है वो ये है कि लखनऊ में एक अस्पताल है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, लोक बंधु। ये JP के यानी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है। तो लोक बंधु अस्पताल को देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो इसकी आयुष्मान का ही जो है आयुष्मान भारत का ही एक इकाई है, एक डिजिटल मिशन नाम इसको दिया गया है, के तहत सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पंजीकरण, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरे देश में पहला स्थान देते हुए इसको पुरस्कृत किया गया है। तो निश्चित रूप से कि मतलब पूरे देश में अगर कोई योजना चल रही हो और कहीं एक जगह का कोई अस्पताल सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये निश्चित रूप से आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये सम्मान देश में डिजिटल स्वास्थ्य की सेवाओं की उन्नति में योगदान देने के लिए चिकित्सालय द्वारा प्रदर्शित समर्पण व नवाचार का ही एक प्रमाण होता है। कुल मिलाकर आपको अस्पताल का नाम याद रखना है, ये लखनऊ में स्थित है और इसको किस योजना में पुरस्कार मिला है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पंजीकरण या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन किनका होगा? पेशेंट का होगा। फिर अगला है आयुष्मान से ही जुड़ी खबर है कि आयुष्मान भारत मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर उत्तर प्रदेश को भी सम्मानित किया गया है। किस प्रकार से? तो उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना में यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में
सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के 2 अवार्ड जो है पाए हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड अभी हाल ही में अनाउंस हुए थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में जो आगरा है उसको 3रा स्थान मिला है। तो ये जानना जरूरी है कि किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन में इंदौर को पहला स्थान, ऐसा तो है नहीं कि हम यूपी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हम नेशनल इंटरनेशनल वाला नहीं पढ़ेंगे। तो इंदौर को पहला स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सूरत को 2रा स्थान मिला है और 3रे नंबर पे उत्तर प्रदेश से आगरा शहर है। अर्थव्यवस्था श्रेणी में लखनऊ को 3रे, क्योंकि कई श्रेणियां होती हैं जब इस तरह के अवार्ड्स की बात होती है। तो इसमें जो मेजर मतलब मुख्य अवार्ड था स्मार्ट सिटी अवार्ड, उसमें तो आगरा 3रे नंबर पे हो गया। अर्थव्यवस्था वाली जो श्रेणी है उसमें लखनऊ को, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको 3रा स्थान मिला है। उसके साथ स्मार्ट राज्य श्रेणी में तमिलनाडु को 2रा व राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से 3रा स्थान मिला है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से रामेश्वरम तक, रामेश्वरम धाम आप जानते हैं तमिलनाडु में है, भारत का सबसे निचला एक छोर माना जाता है, वहाँ पर स्थित है। तो अयोध्या से रामेश्वरम तक यात्रा का जो मार्ग है उस पर श्री राम स्तंभ स्थापित होंगे। तो आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का विषय है। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके बाद जो है वो अयोध्या से चले और किस किस मार्ग का अनुसरण करते हुए रास्ते में कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या घटनाएं हुई, इनको जीवंत करने के लिए, इनको पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए आम जनमानस भी इसको अच्छे से जान पाए, तो उसके लिए ये श्री राम स्तंभ यहाँ से लेके और पूरा जो है तमिलनाडु तक जो है लगाया जाएगा। तो अब ये एक बहुत जो है ज़बरदस्त रिसर्च हुई है उस पर आधारित है। हालांकि राम गमन वन पथ को चिन्हित करने के लिए बहुत सारे जो है रिसर्च हो चुके हैं अब तक जो है। तो 15 फीट ऊंचे ये स्तंभ 100 से 125 फीट वर्ग फीट में स्थापित किए जाएंगे और इस पर राम कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण तथा रामचरित में वर्णित राम वन गमन प्रसंग तथा संबंधित स्थल से संदर्शित पंक्तियां भी अंकित होंगी। इसकी लिपि रोमन और देवनागरी दोनों ही होगी। तो कुल कितने ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रेयर होती है। 249 ये संख्या है जो शोध के आधार पर चिन्हित किए गए हैं कि इन स्थलों पर जो है स्तंभ लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आड़ू आपने सुना होगा, आड़ू जो है एक फल होता है। तो आड़ू की खेती का प्राकृतिक फ्लेवर देश में ही तैयार होगा। इसके लिए एक रिसर्च की है, वो भी CSIR की केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान। ये क्या है? सेंट्रल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, यानी कि सीमैप। सीमैप कहाँ पर है? चूँकि ये लखनऊ में है यानी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये जो है इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सीमैप के वैज्ञानिकों ने कैस्टर ऑयल यानी आरंडी के तेल से आड़ू के फ्लेवर का शुद्ध रूप विकसित किया है। तो ये एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट है। सीमैप द्वारा विकसित ये फ्लेवर न केवल बेहतर मूल्य पर उपलब्ध होगा बल्कि खाद्य और सुगंध उद्योग के लिए बाजार में उपलब्ध अन्य फ्लेवर की तुलना में जो है अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो ये केवल फ्लेवर है, मतलब आड़ू का जो प्राकृतिक नेचुरल फ्लेवर है वो किससे विकसित किया गया है? कैस्टर ऑयल से विकसित किया गया है। तो सीमैप चूँकि यूपी का एक प्रमुख संस्थान है, तो यह प्रश्न जो है किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में जो है श्री राम जन्मभूमि पर जो है निर्माण कार्य हो ही रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उसी परिसर में एक टेम्पल म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसको हम जो है मंदिरों के बारे में सारा उसमें जो है विवरण होगा उस मंदिर के बारे में, क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक तथ्य निकल के आए। खुदाई हुई, ASI ने सर्वे किया, खुदाई की, तो बहुत सी सारी वहाँ चीज़ें निकली, तो उनको वहाँ रखकर जो पूरा एक म्यूजियम बनाया जाएगा। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ टेम्पल म्यूजियम का भी निर्माण होगा। इस म्यूजियम में देश की सभी शैलियों और परंपराओं के मंदिरों का वास्तु, दर्शन, इतिहास तथा कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। न केवल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि वाले मंदिर का बल्कि पूरे देश के जितने मंदिर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा एक म्यूजियम का मतलब ही होता है कि समग्रता से जो है पूरा उस विषय का प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं।
झांसी में बनेगा एक नया औद्योगिक नगर। वैसे अगर औद्योगिक नगर की बात करें तो सबसे पहला जो औद्योगिक नगर बना था वो 1976 में नोएडा बनाया गया था। आप में से बहुत से लोगों ने कभी नोएडा के फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया होगा। नोएडा केवल मतलब एक ऐसा ही नहीं कि एक प्रतीकात्मक नाम है, नोएडा जो है का एक फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब उसके 47 साल बाद एक और औद्योगिक शहर बसाया जा रहा है जो बुंदेलखंड को की प्रगति को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। तो ये बुंदेलखंड के झांसी में ये नया औद्योगिक नगर विकसित होगा। इससे जो क्या होगा, बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं जिनको पहले बहुत पिछड़ा माना जाता था, अब वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। और वहाँ पर जो बुनियादी विकास है, जो बेसिक डेवलपमेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी टेक्नोलॉजी है और चीज़ें हैं, उनका उसके साथ ही वहाँ रोजगार सृजन होगा। तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से इसको जाना जाएगा। इसको बीडा कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट में बीडा कहेंगे, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा और झांसी ग्वालियर मार्ग पर इसे बसाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजियों के समय में बहुत से गजेटियर चलते थे जिसमें बहुत सारे कानून, बहुत सारी जो है पुरानी चीज़ों का उल्लेख है जो विधिक महत्व की हैं, लेकिन अब जो है क्या है, उनका रिलीवेंस ख़त्म हो चुका है। तो रिलीवेंस ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं उनमें किसी न किसी औपनिवेशिक जो है या दास्ता काल के कुछ सबूत मिलते हैं, परिचय मिलते हैं, तो उनसे उबरने के लिए इनको रद्द करके अब अपना नया गजेटियर बनाया जाएगा। ये फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में लिया है। आगे बढ़ते हैं। करतनिया घाट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर गेंडे पाए जाते हैं नेचुरली, लेकिन अब इसी कारण जो है कि वहाँ जो गेंडे उनको संरक्षित किया जाए और उसको एक गेंडा अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाए, ये फैसला जो है लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। करतनिया घाट के बारे में थोड़ा सा जान लें, हमारे जीके से भी रिलेटेड है ये। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी का ही एक हिस्सा माना जाता है, उसी का एक एक्सटेंशन माना जाता है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 400.09 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश जिले के बहराइच जिले के तराई में गिरने वाले ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। अब यहाँ पर कई सारी जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं, उनका भी महत्व है, जैसे कि घड़ियाल, बाघ, गैंडे, गंगा की डॉल्फिन, दलदली हिरण, हिस्पिड हरे, बंगाल फ्लोरिकिन, श्वेत समर्थित और लंबी चोंच वाले गिद्ध, ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 100% गाँव को ODF प्लस का अब दर्जा मिल गया है। तो प्रदेश सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है उसके दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँवों को ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो इससे एक डेटा और निकल के आया कि उत्तर प्रदेश में जो रीसेंट गांव का जो नंबर है वो यहाँ से आपको मिला, कितने हैं? 95,767। अब इसमें देखिए आबाद ग्राम और गैर आबाद ग्राम भी होते हैं, तो ये आबाद ग्राम है। BHU में स्थापित होगा देश का पहला ट्रांसपोर्ट NICU। NICU आप जानते हैं, नियोनेटल केयर के लिए जो ICU होता है, जो नवजात बच्चों का ICU होता है, उसको NICU कहते हैं। तो ये जो है BHU बनारस में स्थापित होगा। ये देश का पहला NICU होगा जो ट्रांसपोर्ट मोड में होगा। तो इसमें क्या होगा, इसके स्थापित होने से डॉक्टरों को जच्चा व बच्चा की जान बचाने में आने वाली मुश्किलों का सामना कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामेंद्र पांडे सहित 5 लोगों को सारस्वत सम्मान दिया गया। ये सारस्वत सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? पहली चीज तो ये कौन सी ये संस्था है? तो ये उत्तर प्रदेश में सर्जन हिताय साहित्यिक समिति है। उसने प्रदेश के 5 बड़े साहित्यकारों को जो है सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया है। अब इसमें जो है रायबरेली के डॉक्टर रामेंद्र पांडे को संस्था द्वारा साहित्य विधि सम्मानोपाधि दी गई है। सीतापुर के अरुण त्रिवेदी को अंबिका प्रसाद गुप्त स्मृति
सम्मान प्रदान किया गया है। इसी तरह से विद्यावती निगम स्मृति सम्मान पूर्णिमा वर्मन को, कृष्ण सहाय निगम सम्मान डॉक्टर अशोक शर्मा को, और 5वें हैं पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्यत मंगल कामना अलंकरण युवा कवि आदर्श सिंह को दिया गया है। तो देखिए कितना बड़ा अवार्ड का नाम है, और ये मिला है आदर्श सिंह जी को। तो मेन जो है आपको ये जरूर याद रखना है कि किस के द्वारा दिया गया, कितने लोगों को दिया गया है, और कभी एक आध नाम पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा जो है इसकी संभावना कम है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पूरे देश में PM ई बसें यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में भी इसका संचालन शुरू हुआ है। तो लखनऊ के, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ सहित प्रदेश के 18 जनपदों में अगले 5 से 6 महीनों में PM ई बसें चलेंगी, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी गई है। ये वातानुकूलित बसें लोगों को मेट्रो में सफ़र जैसा अनुभव प्रदान करेंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे टेलीमेडिसिन होता है कि टेलीफोन पे ही जो है कहीं के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, तो दूसरे शहर में या दूसरे प्रदेश में बैठे किसी मरीज को के सिम्टम सुनकर, उसकी जांचें देखकर उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक उसी तरह से दूर से बैठकर भी विशेषज्ञ जो होंगे, किसके विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ होंगे, वो आंखों की गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। क्योंकि देखिए मानिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास समय की कमी होती है, अब उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। सभी का लोग पहुंचते हैं तो वहाँ कई कई दिन तक उनको वेटिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है ये टेलीमेडिसिन इत्यादि जो पद्धतियाँ जो है महत्वपूर्ण हैं। तो GSVM मेडिकल कॉलेज, इसका फुल फॉर्म क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, कानपुर का जो प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, इसके नेत्र रोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर परवेज खान ने IT इंजीनियरों की मदद से AI आधारित एक सॉफ्टवेयर बनाकर उसे पोर्टेबल उपकरणों से जोड़ा है। इससे डॉक्टर के पास जाए बिना ही ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों समेत सभी जांचें व उपचार संभव हो जाएगा। तो ये AI का ही एक अनुप्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। एक रिसर्च अभी हुई है, और ये रिसर्च चूँकि BHU वाराणसी में हुई है, उसी कारण हम इसको पढ़ रहे हैं कि पश्चिम भारत के लोगों जैसा ही सिंघलियों का DNA पाया जाएगा। सिंघली क्या है? जिनको आज आप मूल रूप से जो है श्रीलंका के निवासी कह सकते हैं। तो इनमें और पश्चिम भारत के जो निवासी हैं उनमें बहुत सारी DNA में सिमिलरिटी पाई गई है। तो श्रीलंका के मूल निवासी माने जाने वाले सिंघलियों की उत्पत्ति का सत्य रहस्य अब सुलझ गया है। इस अध्ययन को प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे BHU वाराणसी, डॉक्टर नीरज राय BSIP के लखनऊ के, और डॉक्टर R रणसिंधे IBMBB कोलंबो, ये 3 जगह के अलग अलग जो है डॉक्टर प्रोफेसर्स हैं, इनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने सिंघली और तमिल आबादी के DNA के डेटा का व्यापक विश्लेषण किया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनके पूर्वज महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में के निवासी थे। विस्थापित होकर ये श्रीलंका पहुंच गए, और सिंघलियों के जीन में दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा पश्चिमी भारतीयों से ज़्यादा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल अनाउंस किया गया है, जो लखनऊ में बनेगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बस इतना ही आपको मेन रूप से याद रखना, बाकी तो इसमें डिटेलिंग बहुत सारी है। इसके लिए जो बजट है वो 27.86 करोड़ रुपए का रखा गया है। इस प्रेरणा स्थल में महापुरुषों की 72 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जो देश के में जो मुख्य महापुरुष हैं। तो प्रेरणा स्थल में मल्टी एक्टिविटी सेंटर होगा, बटरफ्लाई गार्डन होगा, फलों का बाग होगा, फूड कोर्ट होगा। वही सिस्टम है, आजकल कोई भी स्मारक बनाया जाता है तो वहाँ पर पर्यटन को आकर्षित करने के लिए उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और दी जाती हैं, जिससे लोग आएँ तो ऐसा ना हो कि केवल पत्थर की मूर्तियाँ या इतिहास समझने ही आएँ। उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ तक आकर्षित करने के लिए और भी चीज़ें साथ में देनी पड़ती हैं। तो वहाँ साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक होगा, लोटस एंड डक लेक होगी, योग जोन होगा, ओपन थिएटर होगा, सफारी जोन होगा। तो ये सब जो है इंटरटेनमेंट के साधन भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बस यही आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। 5 दिनों तक ये चला। इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट।
तो इस ट्रेड शो में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, 300 से अधिक महिला उद्यमियों और 60 देशों से 500 खरीदारों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में एक जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा, ये खुलने जा रहा है बुंदेलखंड में। अब ये बुंदेलखंड में झांसी में खुलेगा कि उसके किसी और जिले में खुलेगा, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी केवल ये एक सैद्धांतिक डिसीजन सरकार ने लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जल पे ही पूरी रिसर्च होगी, जल प्रबंधन, जल से जुड़े कानून, जल संरक्षण, फिर उसके अलावा पुरखों व ऋषि मुनियों की जल सहेजने की जो बेजोड़ विधियाँ हैं, इसके बारे में सारा जो है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वाटर क्राइसिस, वाटर मैनेजमेंट का एक पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन होगा। क्योंकि भविष्य में वास्तव में जब जल संकट बहुत प्रमुखता से दिखाई देगा तो इस तरह की रिसर्च और आइडियाज़ जो है बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है लखनऊ को एक और सैनिक स्कूल जो है सैंक्शन हो गया है। सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय कौन करता है, ये केंद्र सरकार करती है। लखनऊ से पहले से ही लखनऊ में एक लखनऊ एयरपोर्ट के पास, अमौसी एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, उसके पास एक है। और उसके अलावा जो है ये पीपीपी मोड पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो है 23 नए सैनिक स्कूल पूरे देश में खोले जाने की अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है। उसमें से उत्तर प्रदेश के 3 शहर यानी लखनऊ, मथुरा व इटावा भी शामिल हैं, इनमें खुलेगा। तो लखनऊ में 2 हो जाएंगे, बाकी जगहों पर भी हो जाएगा। लखनऊ में यह सूर्या सैनिक स्कूल के नाम से गोमती नगर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कारीगरों व हस्तशिल्पियों के लिए पंचायतों में हाट और ब्याज पर भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका जो माल है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो बिक सके और उसके लिए आसानी से मंच उपलब्ध हो सके, यानी बाजार उपलब्ध हो सके, सीधे शब्दों में कहें तो उसके लिए जो है एक व्यवस्था की गई है कि कारीगरों व हस्तशिल्पियों के लिए प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक हाट बनाया जाएगा स्पेशली। इससे इन्हें गांव में ही बाजार मिल जाएगा तथा ग्रामीणों को भी इससे लाभ होगा। कारीगर व हस्तशिल्पी प्रशिक्षण के लिए बाद अपना रोजगार शुरू करने के लिए यदि कर्ज लेते हैं तो उस पर भी ब्याज पर भी सरकार जल्दी ही सब्सिडी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है अभी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। तो आपसे जिला पूछा जा सकता है, जिला क्या है, वाराणसी में इसकी स्थापना की आधारशिला रखी गई है और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रखी गई है, मतलब शिलान्यास किया गया है। वाराणसी में एक स्थान है गंजारी, इसमें 451 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। अगला है हमारा अटल आवासीय विद्यालय से 57 जिलों में भी खुलेंगे। तो पहले 18 जिलों में खोले गए थे ये, अब ये निर्णय लिया है सरकार ने कि ये बचे हुए 57 जिले जो है उसमें भी खुलेंगे। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हर जिले में एक एक अटल आवासीय विद्यालय हो जाएगा। अगर आपको याद ना हो, हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो अटल आवासीय विद्यालय जो होता है वो एक तो 2-3 पर्पज है उसका। सबसे पहला पर्पज है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके जो आश्रित बच्चे हैं, किसी वजह से वो निराश्रित हो गए हैं या कोरोना काल में जो है वो निराश्रित हो गए थे, उनके पालन पोषण, भरण, शिक्षा, दीक्षा का पूरा जिम्मा लेते हुए ये संचालित किए जाते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट करके कई योजनाएं चल रही, सबसे पहले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन टूरिस्ट आया, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स आया। इस तरह से कई सारी योजनाएं धीरे धीरे शुरू हुई। उसी तर्ज पे अब उत्तर प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक, यानी हर जिले में एक सहकारी बैंक होना ही चाहिए, बस यही योजना है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रयास शुरू कर दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं, उसका शिलान्यास भी हुआ है। तो उसी में उत्तर प्रदेश में 2600 किलोमीटर नए हाईवे
यानी जो है 2600 किलोमीटर नए हाईवे का सैंक्शन हुआ है। इस साल नए नेशनल हाईवे का काम पूरा करने की तैयारी कर ली गई है। 2600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में इस नया नेशनल हाईवे का एरिया होगा और एनएच के चालू वित्तीय वर्ष में 60 प्रोजेक्ट जो है इस बार आए हैं, सैंक्शन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड क्या है? 2000 से 2017, ये क्या है? वर्ष 2000 से 2017 के बीच 17 वर्ष में जितने विदेशी निवेश आया है उसका करीब 4 गुना 2019 से 2023 के बीच में महज 5 वर्षों में आया है। क्योंकि इधर आप देख रहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो और बाकी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन हो रहा है, व्यापारियों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर निवेश को आकर्षित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास भी हुए, उसी वजह से ये आंकड़ा दिख रहा है। 2000 से 2017 के बीच 3000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। वहीं पर पिछले 5 वर्षों में यानी 2019 से लेकर 2023 के बीच 11000 करोड़ रुपए का एफडीआई यानी विदेशी निवेश आया है। जटायु क्रूज, जटायु क्रूज क्या है? ये क्रूज है जो वाटर जो है शिप है, और ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया, बस यही आपसे पूछा जा सकता है। तो जल पर्यटन को ध्यान में रख के जटायु क्रूज जो है अयोध्या में सरयू नदी में उतारा गया है, चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र से उत्तर प्रदेश को 17,939 करोड़ की विशेष सहायता का अनुदान दिया गया है, ऐसा जो है केंद्र सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है। इस धनराशि से प्रदेश में उद्योग, लोक निर्माण विभाग की योजनाएं, परिवहन, गृह, अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास आदि से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की धान खरीद नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और ये जो नीति है वो वर्ष 2023-24 के फसल वर्ष के लिए है। धान का जो समर्थन मूल्य है यानी जिसको एमएसपी के नाम से जानते हैं, में 143 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 7% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार जो सामान्य धान की खरीद जो है 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, और जबकि ग्रेड ए जो अच्छा वाला धान होता है उसकी समर्थन मूल्य कितना होगा? 2203 रुपये या 2203 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सरकार खरीफ सीजन के लिए किसानों को 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। नेक्स्ट है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये इसलिए खबर है क्योंकि ये स्थान बीच बीच में बदला करता है, कभी महाराष्ट्र बीच में फर्स्ट हो जाता है, फिर यूपी फर्स्ट हो जाता है। तो जैसे ही कोई नया आंकड़ा आता है इस तरह का जो है डेटा इसलिए सामने लाना जरूरी होता है। तो गन्ना उत्पादन में सुगर बाउल कहे जाने वाले वेस्ट उत्तर प्रदेश के योगदान से उत्तर प्रदेश ने गन्ना और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, दोनों ही चीज़ों में। प्रदेश की शुगर मिलों में 1098.50 लाख टन गन्ना पेराई से 106.63 लाख टन चीनी उत्पादित कर देश में का ये प्रथम राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, जो मुख्यतः फेफड़े का रोग होता है। वैसे बाल और नाखून को छोड़कर ऐसा कहा जाता है कि पूरे शरीर में हर जगह कहीं भी टीबी हो सकती है, केवल बाल और नाखून में नहीं होती है। तो टीबी को 2025 तक पूरे देश और प्रदेश से खत्म करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, ये एक लक्ष्य है। वहीं पर WHO ने क्या लक्ष्य तय किया है? 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य लिया है। लेकिन भारत चाहता कि 5 वर्ष पहले ही भारत टीबी मुक्त देश बन जाए। तो इसी के तहत बहुत सारे नए इस समय एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो उसी में है कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए अब टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि ग्राम पंचायत क्या है? एक बेसिक लेवल है जहाँ से कोई अभियान शुरू किया जा सकता है। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो हो जाएगी, जो ये घोषित हो जाएगा कि ये ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो गई है, उसको क्या होगा? उसको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे उसका उत्साहवर्धन हो, और जो वहाँ के प्रधान हैं या बाकी पदाधिकारी हैं वो उत्साहपूर्वक इसमें जो है सम्मिलित हों। तो सभी जिलों में 24 मार्च 2024 को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगला है
सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर, जिस तरह से नया संसद भवन बन गया है सेंट्रल विस्टा जिसका कहा गया है, उसी की तरह जो है उत्तर प्रदेश में भी नया विधान भवन बनेगा। तो इसके लिए नया प्लेस देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है विधान भवन काफ़ी पुराना हो गया है, स्वतंत्रता के बहुत पहले बना था, 1925-26 के आसपास शायद बना था। तो इसीलिए जो है अब अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ में जो है और ज़्यादा कैपेसिटी उसमें उसकी बढ़ाने के लिए नया विधान भवन बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जो है जगह भी चिन्हित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन का संवर्धन हुआ है उत्तर प्रदेश में, पर्यटन क्षेत्र में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। उसके लिए एक आंकड़ा आया है कि वर्ष 2022 में प्रदेश में सर्वाधिक 31 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन 20 साल में 3 गुने से अधिक हो गई। डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ रही है। डॉल्फिन जो है मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती हैं, उसके अलावा भी घाघरा में भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में ही हैं। तो एक सर्वे के अनुसार घाघरा व गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़कर 1500 के करीब हो गई है और 2012 में ये आंकड़ा महज 671 का था। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके पूरा अपना बताया है कि किन किन मामलों में इस समय वो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो एक नज़र उसको देख लेते हैं। देश की सबसे ज़्यादा 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश का जो SDG गोल पर प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है। राज्य के सभी जिले खुले में शौच की स्थिति से मुक्त हो चुके हैं, यानी 100% ODF फ्री हैं। इसके अलावा 18-19 में 95.05 से बढ़कर इस वर्ष 98.82% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो गई है। सभी घरों ने LPG या PNG कनेक्शन पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए डिजिटल हेड जो है बनाने वाला पहला राज्य बन गया देश में। ऐसा किसी ने नहीं किया था, इसको हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। गरीबी उन्मूलन के तहत 6,93,083 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 72,69,755 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा 52,55,129 माताएं जो है इस योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं। तो बहुत सारे जो है उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां यहाँ पर दी हुई हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.47 लाख मकान पूरे हो गए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी के मानक पर पिछले 5 सालों पर उत्तर प्रदेश में 5.1% की कमी दर्ज हुई है, यानी एनीमिया के केस में 5.1% की कमी आई है। किनमें? गर्भवती महिलाओं में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2.98 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इंटरनेट उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में 31.5% हो गए हैं पूरी आबादी के। देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक 2016-17 में था 1.05, अब ये बढ़कर जो है 1.09 हो गया। तो ये भी एक उपलब्धि ही है। लैंगिक समानता के मोर्चे पर 2015-16 में लिंगानुपात 903 था, जो कि 20-21 में बढ़कर 941 हो गया है। 25,000 रुपये जो है कर दी है उसकी धनराशि, जो कन्या सुमंगला योजना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में SEZ आपने सुना होगा, सेज, जो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसी की तर्ज पर विशेष शैक्षिक जोन बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज में विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र की बनाए जाएंगे। युवा आदि प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर व साक्षरता दर के आधार पर ये जोन तय किए जाएंगे। तो मित्रों, आज के इस सेशन में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।